गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर रिसीवर्स के बारे में और थोड़ा सा जो टॉपिक बाकी था वैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द कंप्रेसर्स में कंप्रेसर्स का थोड़ा पोर्शन बाकी रह गया था और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है एयर रिसीवर्स के बारे में। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी एयर रिसीवर्स के बारे में। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे ओके लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्रेसर में जो डिस्कस किया था वो थोड़ा सा मैं अभी देख लेता हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द कंप्रेसर, उसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रेशर के बारे में। ओके, प्रेशर क्या मैटर करता है सिलेक्शन में। ओके, और देन कैपेसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए और कितना कैपेसिटी तक क्या सब कुछ होना चाहिए, वो हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम लोग। ओके, कंप्रेसर का जो थोड़ा जो पोर्शन बाकी रह गया है वो है कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेंडर ज्योमेट्री के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये समझो कि कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन और सिलेंडर ज्योमेट्री कैसी होती है उसके ऊपर। तो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर सच एज अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और वैन स्क्रू और लॉब टाइप। ओके, इफ द रेसिप्रोकेटिंग टाइप देन वी मे डिजाइन एज अ सिंगल सिलेंडर। ओके, अगर समझो कि अगर जो वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का जो कंप्रेसर है तो वी मे डिजाइन एज अ सिंगल सिलेंडर। ओके, सबसे पहले वर्टिकल में क्या होगा, सिंगल और डबल एक्टिंग। ओके, वो है वर्टिकल जो सिलेंडर की पोजीशन होगी तो उसमें सिंगल और डबल एक्टिंग के बारे में। ओके, अगर जो कंप्रेसर की डिजाइन वर्टिकल होगी तो उसमें सिंगल और डबल एक्टिंग। देन हॉरिजॉन्टल है तो उसमें यूजुअली डबल एक्टिंग। ओके, तो ये एक समझो कि सिलेंडर ज्योमेट्री जो है उसके बारे में भी बात हो रही है। ओके ओके, कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेंडर ज्योमेट्री। ओके, तो कंप्रेसर और सिलेंडर ज्योमेट्री जो है उसका पूरा यहाँ पे समझाया गया है। ओके, तो अगर हम लोग वर्टिकल अगर सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंगल और डबल एक्टिंग होगा। और हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग सोच रहे हैं तो यूजुअली डबल एक्टिंग हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो टू देन समझो कि अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर में, उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और वैन लोब टाइप और स्क्रू टाइप कंप्रेसर की बात है। ओके, देन समझो टू सिलेंडर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, मे बी अरेंज इन वेरियस ज्योमेट्रिकल फैशंस एज सिलेक्टेड बिलो। अगर दो सिलेंडर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल अगर समझो उसमें वर्टिकल इनलाइन है, ठीक है, तो वो सिंगल और डबल एक्टिंग होगा। सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया है वैसे। ओके, देन समझो कि अगर वर्टिकल इनलाइन की बात है, ठीक है, देन वी टाइप सिंगल और डबल एक्टिंग। ओके, देन समझो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यूजुअली डबल एक्टिंग। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, ठीक है, तो यूजुअली हम लोग डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टू सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट, अगर समझो कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे सिलेंडर्स है, ओके, तो वो जनरली सिंगल और डबल एक्टिंग। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा समझो सिलेंडर ज्योमेट्री दी हुई है। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल डुप्लेक्स यूजुअली डबल एक्टिंग। ओके, यूजुअली हम लोग उसमें हॉरिजॉन्टल डुप्लेक्स में हम लोग यूजुअली डबल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। ओके, तो दिस अरेंजमेंट essentially consist of two compressor side by side with the common crankshaft। ओके, तो यहाँ पे अगर उसमें दो सिलेंडर जो है वो यहाँ पे कॉमन शाफ्ट में, समझो कि मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके यहाँ पे समझो कि वी की बात कर, ये वी अगर सिलेंडर है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन है यहाँ पे। ओके ओके, ये हमारा कनेक्टिंग रोड है यहाँ पे और ये एक ही शाफ्ट पे दोनों, ये हमारी कॉमन शाफ्ट है। ठीक है, तो वो एक ही शाफ्ट पे दोनों वर्क करेंगे। एक क्रैंक और कनेक्टिंग रोड है वैसे। ओके, और ये हमारा सिलेंडर और पिस्टन की यहाँ पे एक ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये दोनों सिलेंडर अगर है, सिलेंडर में 1 और 2, यहाँ पे दो सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों एक ही शाफ्ट पे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो दिस अरेंजमेंट, ओके, so this arrangement essentially consists of two compressors side by side with a common crankshaft। Okay, okay, okay। अभी अभी समझो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेंडर ज्योमेट्री में। तो अगर हम लोग थ्री सिलेंडर, ओके, तो वन वर्टिकल, टू अलाइंड यूजुअली एज अ 60 डिग्री आइदर साइड फ्रॉम द वर्टिकल।
सिंगल और डबल एक्टिंग, यूजुअली कॉल्ड डब्ल्यू फ्रॉम। ओके, तो 4 सिलेंडर अगर है तो सेमी रेडियल टू, समझो सेमी रेडियल नहीं, रेडियली यहाँ पे अगर समझो 4 सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नंबर 1 2 3 और 4 सिलेंडर ऐसे यूज करता है, ठीक है। 2 सिलेंडर हॉरिजॉन्टली अपोज्ड और 2 एट 60 डिग्री अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो 2 सिलेंडर अगर हम समझो अपोज है तो वो कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 सिलेंडर जो है बराबर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और 2 सिलेंडर जो है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो यानी समझो ये एक सेमी रेडियल टाइप का एक अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, और ये सब के सब एक ही क्रैंकशाफ्ट पे यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो यानी ये तरीके की रचना होगी। ओके, तो ये सेमी रेडियल 2 सिलेंडर हॉरिजॉन्टली अपोज्ड टू एट 60 डिग्री अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो एग्जैक्ट ज्योमेट्री जो रहेगी वो इस हिसाब से रहेगी। ये दोनों जो है वो हॉरिजॉन्टली अपोज्ड है, ठीक है, और दो यहाँ पे ये 60 डिग्री पे होगा, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, ये हम लोग इसमें पिस्टन डाल देते हैं वैसे भी। और सबकी क्रैंकशाफ्ट एक ही कॉमन और कनेक्टिंग रोड जो एक ही कॉमन शाफ्ट पे ये वर्क करेंगे। ओके, तो इस तरीके की ज्योमेट्री रहने वाली है। ओके, देन अपोज्ड टू पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑन अ सिंगल क्रैंकशाफ्ट वी टाइप 2 सिलेंडर इन ईच बैंक। ओके, तो यहाँ पे समझो कि हॉरिजॉन्टल डुप्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है वो अलग अलग समझो, यानी ये ज्योमेट्री का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे जो कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन और सिलेंडर ज्योमेट्री, तो यहाँ पे अगर समझो एक सिलेंडर है तो उसको किस तरीके से अरेंजमेंट करना चाहिए, 2 सिलेंडर है, वी टाइप है, इनलाइन है, तो सबको कैसे किस तरह से 3 और 4 सिलेंडर जो है तो उसको कैसे यहाँ पे करना चाहिए, तो वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे कैसे समझो कि ओके 4 सिलेंडर है तो हॉरिजॉन्टली डुप्लेक्स कंपाउंड लास्ट में, ओके वी और 2 सिलेंडर इन ईच बैंक। ओके, तो ये सब कैसे समझो कि सिलेंडर ज्योमेट्री रहने वाली है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओके एयर रिसीवर्स के बारे में। ओके, तो समझो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है एयर रिसीवर। ओके, तो एयर रिसीवर यानी समझो कि जो सिलेंडर जो कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस करके जो कंप्रेस एयर है वो कहीं पे स्टोर की जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एयर रिसीवर, यानी एक टैंक जैसा होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक समझो कि फ्रॉम ये जो एरिया है ये वाल है कंप्रेसर, सॉरी ओके, ये है एयर रिसीवर के बारे में। ओके, तो ये जो है यहाँ पे फ्रॉम कंप्रेसर, तो ये हमारे वाल है वैसे। ओके, कि समझो कि ये एयर यहाँ से वाल के थ्रू अंदर रिसीवर में आती है, ठीक है। ये टेम्परेचर एंड प्रेशर ये है जो सिग्नल है टू इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ ना जाए तो उसके कारण उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक समझो कि ऐसी अरेंजमेंट होती है कि सेंसर्स होते हैं, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए और प्रेशर बढ़ जाए तो वो उसको समझो कि डिटेक्ट करेगा बराबर, और वो सिग्नल देगा कि भाई ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पे ऊपर सेफ्टी वाल है कि अगर समझो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो सेफ्टी वाल वो कुछ सर्टेन प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर क्रिएट हो जाए बराबर, तो वो सेफ्टी वाला ओपन हो जाए। समझो जैसे कुकर की हमारी सीटी होती है, वो क्या होता है, वो सेफ्टी वाली बोलते हैं उसको, ठीक है, कि ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस अंदर हो जाए कुकर के अंदर, कुकर में, ठीक है, हम लोग जो रसोई में कुकर यूज करते हैं उसमें, तो क्या होता है समझो कि अगर कुछ ज्यादा प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है, तो वो सेफ्टी वाल जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, और समझो कि जो खतरा है वो टल जाता है। यहाँ पे सेफ्टी वाल के कारण क्या होता है, अगर समझो कि अगर ये सेफ्टी वाल नहीं हो या तो फिर ये सेंसर्स नहीं हो, तो समझो कि अगर कंप्रेस एयर इसके अंदर अगर फील हो जाए बराबर, और सर्टेन लेवल से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो, तो ये समझो कि कंप्रेसर ब्लास्ट भी हो सकता है, समझो कि फट सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी समझो कि वो पूरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और देन यहाँ पे समझो कि ये वाल्व की जो अरेंजमेंट है, यहाँ से सिस्टम को सप्लाई करा जाता है एयर को,
यानी जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसकी एयर है वो कंप्रेसर से सप्लाई की जाती है, ठीक है। और ये है हमारा ड्रेन कॉक है वैसे, ओके। तो यानी पूरा का पूरा अरेंजमेंट अभी समझो हम लोगों ने फिगर पूरी की पूरी डिस्कस कर ली वैसे, ओके। अभी बात करते हैं थोड़ा सा एयर रिसीवर के बारे में। तो रिसीव प्लेटफॉर्म सेवरल फंक्शन इन अ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, ओके। फर्स्टली द प्रोवाइड लार्जर सिस्टम कैपेसिटी, ये जो है वो सिस्टम की बड़ी समझो, ये जो एयर है ये सिस्टम में, तो वो लार्जर सिस्टम कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। समझो कि अगर सिस्टम को बहुत ज्यादा एयर चाहिए तो वो रिसीवर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ओके। which increase the cycle time of the compressor control system, okay. This make the elimination of unstable and over correcting control cycle less difficult। तो यानी समझो कि जो ये रिसीवर जो है बराबर, वो समझो ऐसा नहीं है कि भी हमको जब जरूरत है तभी हम लोग कंप्रेसर ऑन करें, बराबर, ठीक है। हम लोग कंप्रेस की हुई एयर को यहाँ पे रिसीवर में स्टोर कर सकते हैं, तो वो समझो क्या होता है कि वो सिस्टम को इजीली हम लोग इसके कारण कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, तो रिसीवर इज ऑल्सो डिपेंड्स पल्सेशन फ्रॉम द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, ओके। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है कि पल्सेशन होता है, समझो एक स्ट्रोक में वो कंप्रेस करता है दूसरे, समझो कि एक कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो वो अगर समझो कि कंटिन्यूअस सप्लाई अगर ना हो, अगर हमारे पास स्टोर की हुई समझो कि स्टोर करके हम लोग एक वेसल में एक समझो कि यहाँ पे स्टोर करके हम लोग अगर ये एरिया में अगर हम लोग समझो कि एयर को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है समझो कि यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रेशराइज एयर का हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, ओके। द रिसीवर इज ऑल्सो डिपेंड्स पल्सेशन फ्रॉम द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स एक्ट एज अ reservoir to the prevent excessively temporary pressure drop during the sudden short term and demand, okay। सडन शॉर्ट टर्म एंड डिमांड को समझो कि वो कंपनसेट कर सकता है, एंड कैन बी यूज टू स्मूदन द एयर फ्लो थ्रू ड्रायर्स, ओके, सेपरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, ओके। तो क्या होता है कि समझो कि जो हमारे इक्विपमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे समझो कि वो स्मूथली यहाँ पे वर्क कर सकता है ड्यू टू दिस एयर रिसीवर, ओके। because the air entering the receiver is lesser in velocity and cool, okay। तो यहाँ पे समझो कि जो एयर है जो यहाँ पे रिसीवर में रिसीव हो रही है वो कम समझो कि वो धीरे धीरे होती है, ओके, एंड ठंडी होती है, ठीक है। सम ऑफ द मॉइस्चर में बी कंडेंसेट एंड फॉल टू द बॉटम ऑफ द रिसीवर, ओके। तो क्या होता है कि उसके कारण क्या होता है कि जो कंडेंसेट जो होता है हमारा, ठीक है, कुछ बॉटम में समझो कि एयर यहाँ पे जो रिसीव होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, ठंडी होती है, कूल होती है वैसे, ओके। और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, ओके। तो वो हम लोग यहाँ पे समझो नीचे की एरिया में यहाँ पे जमा होते हैं। यहाँ पे जो रिसीवर के जो नीचे के एरिया है, जो नीचे वाला जो एरिया है वो ग्रेविटी के कारण यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉटम में रिसीव करके उसको इट कैन बी रिमूव बाय द वॉल और प्रिफरेबली अ ट्रैप, उसको हम लोग ट्रैप कर सकते हैं या तो ड्रेन कॉक के थ्रू हम लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। Such a receiver can further reduce the amount of moisture that must be removed by a sequent drying stage, okay। तो यहाँ पे क्या है, रिसीवर जो है सच अ रिसीवर कैन फर्दर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो समझो कि ये रिसीवर टैंक है हमारी, ठीक है, वो समझो कि उसमें भी बेनिफिट होता है हमको कि जो ठंडी और मॉइस्ट जो एयर है हमारी, ठीक है, उसको रिसीव करता है, ठीक है, उसको रिसीव करता है, उसके अंदर से जो मॉइस्चर अमाउंट है वो समझो कि रिमूव करता है बाय अ subsequent drying stage, okay। Then receiver is always equipped with a pressure relief valve, okay। तो यहाँ पे जो है वो ये जो रिसीवर है हमारा वो ऑलवेज समझो कि वो प्रेशर रिलीफ वाल्व से यहाँ पे सेफ्टी वाल्व होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि समझो एक सिस्टम को डैमेज होने से बचा सकते हैं, ओके। अ ड्रेन कॉक अलाउज रिमूवल ऑफ कंडेंसेट वाटर। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ड्रेन कॉक का काम क्या है कि वो कंडेंसेट वाटर जो है उसको रिमूव कर, ड्रेन कॉक है वो यहाँ पे जो अगर समझो कि कोई जो हमारी मॉइस्चर कंटेंट और जो कंडेंसेट वाटर है उसको अगर समझो जमा होता है तो उसको हम लोग ड्रेन कॉक के थ्रू उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ओके। एक्सेस वाया मैन हॉल अलाउज, ओके।
अलाउज क्लीनिंग, ओके ऑब्वियसली, ओके। तो यहाँ पे जो है एक समझो कि ये मैन होल एक दिया हुआ होता है, ठीक है, उससे हम लोग पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्लीन कर सकते हैं, ओके। तो समझो एक्सेस वाया मेन होल अलाउज क्लीनिंग ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी हर एक चीजें जो है वो समझो जो है वो एक पर्टिकुलरली पर्पज से दी हुई है कि समझो कि अगर रिसीवर में कोई भी कचरा या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी अंदर है, मॉइस्चर कंटेंट कुछ भी, तो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके। ओके, और obviously removal of manhole cover is hazardous with a pressurized receiver and safety routine must be defined and followed to prevent accidents, okay। तो ये सब कुछ चीजें जो है एयर रिसीवर्स के बारे में थी। एयर रिसीवर्स का काम क्या है, वो कंटिन्यूस सप्लाई के लिए ये एयर रिसीवर्स जनरली यूज होता है। और दूसरा उसमें से एयर रिसीवर्स के कारण हम लोग मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव कर सकते हैं। यानी समझो इस एयर रिसीवर्स जो है वो एक समझो कि एक समझो स्टोरेज है एयर का, प्रेशराइज एयर का पूरा स्टोरेज है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एयर रिसीवर्स के बारे में। अभी हम नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ पाइपलाइन फॉर द न्यूमेटिक सिस्टम, ओके। ये लास्ट टॉपिक है न्यूमेटिक सिस्टम में हमारा। अभी नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे समझो कि एयर फिल्टर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। पर अभी जो है लास्ट टॉपिक हमारा है सिलेक्शन ऑफ पाइपलाइन फॉर द न्यूमेटिक सिस्टम, ओके। तो ये थियरिकल है, तो हम लोग इसको समझो कि थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। इन मोस्ट प्लांट द एयर कंप्रेसर इज पोजिशंस एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मेन शॉप, ओके, और इंस्टॉलेशन एरिया, ओके। तो यहाँ पे समझो सब बहुत सारे समझो इन मोस्ट ऑफ प्लांट में क्या होता है, कंप्रेसर वो अलग जगह पे होता है, और हमारी जो सिस्टम और पूरी जो मशीनरीज जो होती है जो कंप्रेसर से कनेक्टेड होती है, जो न्यूमेटिक मशीनरीज जो होती है वो अलग होती है, कुछ डिस्टेंस पे होती है, ओके, अवे फ्रॉम द मेन शॉप। जो मेन शॉप जो हमारी है उससे कुछ डिस्टेंस पे होता है, यानी कंप्रेसर एरिया है वो पूरा का पूरा डिफरेंट जगह पे होता है, ओके। ओके, एग्जाम्पल समझो कि फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट ऑफ consumption due to the reasons of airborne noise problem due to the reason related to the machine safety and other operational problems like transmission of the vibration to the other equipment, okay। तो क्यों अलग होता है उसके लिए मैं समझो कि यहाँ पे समझा गया है कि ये पूरा सिस्टम अलग क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि समझो कि यहाँ पे सबसे पहले वाइब्रेशन जो समझो सबसे पहले जो कंप्रेसर का नॉइज, ठीक है, और दूसरा सिस्टम जो पूरी हमारी सिस्टम जहाँ पे वर्क कर रही है उसका नॉइज है, ठीक है, देन वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये सब चीजें ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो, ठीक है। तो ये समझो कि बहुत सारे समझो कि, और दूसरा कि सेफ्टी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सेफ्टी प्रॉब्लम्स के कारण उसको अलग रखा जाता है, ओके। देन द कंप्रेस्ड एयर इज स्टोर्ड इन अ एयर रिसीवर फ्रॉम विच air is drawn into the कंज्यूमर पॉइंट बाय मींस ऑफ पाइपलाइन, ओके। तो क्या होता है कि समझो कि पाइपलाइन के थ्रू जो हमारी जो स्टोर कंप्रेस्ड एयर है, ओके, एयर रिसीवर में जो एयर होती है उसको पाइपलाइन के थ्रू जहां पे यूज हो रहा है कंज्यूमर पॉइंट, यानी जहां पे समझो जो पॉइंट पे हमको यूज करना है वो हम लोग पाइपलाइन के थ्रू उसको ले जा सकते हैं, ओके। व्हाइल लाइंग द न्यूमेटिक पाइप, समझो व्हाइल लाइंग आउट ऑफ द न्यूमेटिक पाइपलाइन फॉर द सिस्टम, ओके, one should take sufficient care and pay due attention to check that the pressure drop from the generating point to the point of consumption remains as low as possible, okay। तो यहाँ पे ये चीजों का ध्यान रखा जाता है कि हर पॉइंट पे समझो कि प्रेशर ड्रॉप ना हो, और प्रॉपरली पूरी की पूरी जो न्यूमेटिक एयर है वो हमारी कंज्यूमर पॉइंट तक, यानी जहाँ पे हमारा जो यूज होने वाला है जो न्यूमेटिक एयर, जो कि एयर हमारा जो कंप्रेस्ड एयर हमारा जो न्यूमेटिक जगह पे यूज होने वाला है, न्यूमेटिक मशीन में यूज होने वाला है, वहां पे वो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और कम से कम हमारा जो समझो कि ड्रॉप हो, प्रेशर ड्रॉप हो, उसको देखा जाता है, ठीक है। ओके, okay, for the economic reason it is always better if the total drop of pressure is kept limited to a maximum value of 0.1 bar, okay, इवन लेस, उससे यानी 0.1 बार से भी कम समझो कि प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, ओके। वो चीजों का ध्यान रखा जाता है फॉर द बैट, समझो कि फॉर द इकोनॉमिक रीजन इज ऑलवेज बेटर इफ द टोटल
ड्रॉप ऑफ प्रेशर कैप्ड लिमिटेड, ओके, यानी समझो टोटल प्रेशर ड्रॉप है 0.1 बार और उससे भी कम रखा जाता है, ओके। सम ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब अ वैल्यू ऑफ, ओके, तो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो प्रिस्क्रिप्शन जो वैल्यू है वो ध्यान रखा जाता है, ओके। ओके, समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि टोटल समझो कि जो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है, some of the international standard prescribe the value of 0.01 bar for a line pressure of 6 bar, यानी समझो कि अगर 6 बार जितनी लाइन प्रेशर है तो वहां पे 0.1 बार से ज्यादा वो प्रेशर ड्रॉप ना करे, ओके, ड्यू टू सफिशिएंट स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक जो ऑपरेशन है, ओके। ओके, तो वैल्यू ऑफ 0.1 बार, ओके, फॉर द लाइन प्रेशर ऑफ द 6 बार, यहाँ पे 0.1 बार लिखा हुआ नहीं है, ओके, तो मैं आपको नोट करा देता हूँ, ओके। तो यानी वैल्यू ऑफ 0.1 बार फॉर अ लाइन प्रेशर ऑफ 6 बार ड्यू टू द स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ओके। और दूसरा, the following factors are taken into the account while the selecting pneumatic pipe and other एयरलाइन इंस्टॉलेशन, ओके। तो कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए ही जो न्यूमेटिक पाइपलाइंस एंड अदर एयरलाइंस को इंस्टॉल किया जाता है, ओके। तो सबसे पहला है प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन द लाइन, ओके। तो कंप्रेस जो समझो कि लाइन में कितना कंप्रेस्ड एयर प्रेशर जा रहा है वो, ओके, वो चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ओके। देन समझो टोटल फ्लो रेट पर यूनिट टाइम थ्रू द लाइन, ओके। तो टोटल समझो कि कुछ मिनट में या कुछ टाइम में कुछ सेकंड्स में कितना फ्लो जो है वो हमारा फ्लो होने वाला है ये पर्टिकुलर लाइन में, वो चीजों का ध्यान रखा जाता है, ओके। देन समझो परमिसेबल प्रेशर ड्रॉप इन द लाइन, ओके। तो और दूसरा कि कितना प्रेशर ड्रॉप ये लाइन में परमिट है। अभी अब हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि 0.1 बार, अगर 6 बार की कोई लाइन है तो उसमें 0.1 बार से ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ओके, वो चीजों को ध्यान रखा जाता है, ओके। देन टाइप्स ऑफ ट्यूब मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ द लाइन फिटिंग, ओके। तो अगर लाइन फिटिंग टाइप्स कौन से है, समझो लाइन जो है वो उसमें जो फिटिंग्स यूज हो रहा है, ठीक है, एल्बोज है, जो कुछ एसेसरीज अगर यूज हो रही है, ठीक है, तो वो कौन से टाइप के हैं और कितने समझो परमिसेबल प्रेशर ड्रॉप, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ ट्यूब मटेरियल, जो पूरी की पूरी जो कंप्रेसर ट्यूब है वो अगर समझो कि ज्यादा बार प्रेशर वाली ट्यूब है, समझो कि प्रेशर हम लोग लाइन में से अगर पास कर रहा है, ठीक है, और समझो कि वो कम कैपेसिटी वाली या कम स्ट्रेंथ वाली अगर हम लोग ट्यूब यूज करें तो वो समझो कि कभी भी समझो कि उसमें प्रेशर ड्रॉप भी हो सकता है और कभी भी फट सकती है, ठीक है। और लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ट्यूब और अदर पाइपलाइंस, ओके। अगर हम लोग समझो कि कम प्रेशर, अगर हम प्रेशर वाली चीज हम लोग ज्यादा प्रेशर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई लाइन में पास कर रहे हैं, ठीक है, और समझो कि वो ट्यूब का डायमीटर अगर कम हो, वो भी समझो कि हजार्डस है, ओके। तो वो समझो कि लेंथ एंड डायमीटर यानी पाइप की लेंथ कितनी है और उसके डायमीटर्स कितने हैं, वो दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। देन वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर समझो वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत ही समझो कि मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग सिलेक्शन ऑफ पाइपलाइन फॉर द न्यूमेटिक सिस्टम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो कि ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, और कितना प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए वो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एयर फिल्टर्स के बारे में, ओके।